0S। प्रियजनों एवं प्रिय बंधुओं को सादर वंदन एवं अभिनंदन। शब्द परिचय भाग 2 में आप सभी का हर्षितता एवं कुशलता पूर्वक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अत्यंत सुंदर एवं अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज हम सेकेंड वीडियो में आपको कुछ शब्दों से परिचय कराएंगे और उनके प्रत्येक अर्थ को बताने का प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए पहला शब्द है चोंच। चोंच का अर्थ होता है गर्दन या फिर इंग्लिश में यदि आप कहें तो नेक, NEC के नेक। चोंच, चा पर ओ की मात्रा रहेगा यहाँ पर, अनुस्वार और चा, चोंच। और देखिए इसको यदि आप जैसे कोई अवधी या ब्रज भाषा में लिखते हैं, कोई कविता कहानी, तो उसके लिए एक शब्द चलता है गटई। तो ये शब्द आप प्रयुक्त कर सकते हैं, परंतु इसका कोई अपने आप में विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये अवधी ब्रज भाषाओं की शब्दावली में प्रयुक्त होता है। तो आपके लिए उत्तम शब्द यही होगा कि चोंच, गर्दन या गला, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करें, या कंठ। 4-5 शब्द आपके पास हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए अगला शब्द है तिनका। तिनका क्या होता है? तिनका को तृण बोलते हैं या फिर घास। तिनका ता पर छोटी की मात्रा, ना का पर आ की मात्रा। और तृण को कैसे लिखेंगे? तारिणा, गणित वाला णा होगा यहाँ पर, ढा के पश्चात जो आता है, तो तारिणा, तृण। और इसको तिनका बोलते हैं। अगर जो हम संस्कृत की बात करें तो तृण बोलते हैं, और हिंदी में तो तिनका शब्द है ही। उसके बाद एक शब्द है चिड़िया। चिड़िया का अर्थ क्या होता है? जो जैसे अगर जो आप मैना की बात करें तो मैना क्या है? मैना ये स्त्रीबोधक शब्द है, या कोयल क्या है? स्त्रीबोधक शब्द है। इसी प्रकार से चिड़िया, चिड़िया में तो कोई चिड़िया आ सकती है। तो चिड़िया जो है ये उसी प्रकार के किसी भी अगर जो कहें तो जो स्त्रीबोधक शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वैसे पक्षी के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन स्त्रीबोधक है ये, यानी स्त्री का बोध कराएगा यहाँ पर। तो ये चिड़िया शब्द, चा पर छोटी की मात्रा, और यहाँ पर जो हम अक्सर पेड़ वाला अड़ा के नाम से जानते हैं इसे, तो वो अड़ा रहेगा यहाँ पर, और ई छोटी ई रहेगा यहाँ पर आ की मात्रा, चा पर छोटी की मात्रा, और पेड़ वाला अड़ा जो होता है छोटी ई, यहाँ पर आ की मात्रा। चिड़िया, एक एक शब्द को हमें समझना है, तत्पश्चात आगे बढ़ना है। और आगे शब्द है पत्ती। पत्ती का अर्थ क्या होता है? पत्ता। पत्ता जैसे पुल्लिंग शब्द है, परंतु पत्ती जो है वो आप स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, इसे पत्ती बोलते हैं। जैसे आम की पत्ती, या फिर आप कह सकते हैं अमरूद का पत्ता। तो अमरूद के पेड़ के पौधे का या पत्ता जो होता है, उसी प्रकार से ये पत्ती भी होती है। तो पत्ती तो जैसे नीम की पत्ती, आप यहाँ पर उदाहरण के लिए तुलसी की पत्ती, कई उदाहरण हैं। थामना अगला शब्द है। थामना यानी जैसे उसने इस किताब को अपने पास रख लिया या थाम लिया, तो ये थामना इस सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। या 50 किलो वज़न को उसने अपने कंधे पर या अपने बाहुबल पर थाम लिया, अपने कंधे या अपने बाहुबल पर थाम लिया, तो ये क्या हो गया? थामना। थामना यानी उसको प्रतिस्थापित कर लिया, रख लिया। इस तरह से आप एक उदाहरण ले सकते हैं। और अगला शब्द है भीड़। भीड़ यानी जहाँ पर बहुत ही अधिक कहें तो गर्दी होती है, जहाँ पर बहुत ही अधिक शोर शराबा होता है, जहाँ पर बहुत ढेर सारी जनता होती है, या
गाड़ियों मोटर का शोर होता है अधिकाधिक, या जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें अधिकाधिक लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वहाँ आप एक भीड़ का माहौल देख सकते हैं। या चाहे मॉल या शॉप, इन सभी प्लेसेस में और स्टेशंस पर आप भीड़ को देख सकते हैं। तो ये भीड़ एक शब्द है, वहाँ पर बड़ी मात्रा, और अड़ा, यहाँ पेड़ वाला अड़ा रहेगा। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेशन अगला शब्द है। स्टेशन भी आप तो जानते ही होंगे कि जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। गंतव्य यानी जिस स्थान पर हमें जाना है, जिस स्थान पर हमें पहुंचना है, उसे हम गंतव्य स्थल कहते हैं। गा अनुस्वार ता अधवा या गंतव्य, गा अनुस्वार ता अधवा या गंतव्य, यानी इसका उच्चारण क्या है? गंतव्य, यानी जिस स्थान पर हमें पहुंच जाना है, यानी वहाँ पर रुक जाना है। अगला शब्द प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी वेट, इंतज़ार। अधपा रा ता प्रबड़िक मात्रा अक्षा, यानी हा के बाद जो अक्षा आता है, बड़ा वाला अक्षा के नाम से भी उसे जाना जाता है। जो क्षत्रिय कहते हैं कि क्षत्रिय वाला अक्षा, तो वो प्रतीक्षा। अधपा रा ता प्रबड़िक मात्रा अक्षा बड़ा आ, प्रतीक्षा। इसका अर्थ क्या होता है? इंतज़ार। यानी मैं महेश का 5 घंटे से इस रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ या प्रतीक्षा कर रहा हूँ, एक उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से यदि आगे हम शब्दों के क्रम में बढ़ें तो वक्त। वक्त उर्दू शब्द है, वह आधा का तो वक्त, इसको समय भी बोलते हैं। ये वक्त है, यानी ये वक्त बड़ा बुरा है, ये समय बड़ा ख़राब है, क्योंकि चारों तरफ कोरोना के मरीज़ ही दिखाई दे रहे हैं। कथा। कथा का शब्द जो ये है, कथा के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? कथा के लिए क्या शब्द चलता है? कहानी इसको बोलते हैं, या कोई छोटी सी स्टोरी, कहानी, कथा। जैसे उसकी कथा को सुनकर मेरा मन पिघल सा गया, यानी उसकी कहानी को सुनकर। आखिरी, आखिरी हिस्सा यानी आखिरी भाग, आखिरी हिस्सा यानी आखिरी भाग। उसके बाद अगला शब्द आपके लिए सदियाँ। सदियाँ यानी शताब्दियाँ, यानी 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, इसे हम सदियाँ बोलते हैं। उर्दू में सदियाँ बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में शताब्दी बोलते हैं। आगे एक शब्द है आपके लिए पार। पार का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं 2 नदियों को पार करके अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाया हूं। यानी 2 नदियां, यानी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो पहले नाव से मैंने 2 नदियों को पार किया। पार करने का अर्थ उनको क्रॉस किया, उनको पार किया। जो वो नदी थी उसमें से मैं जब पहले पाँव रखने से पहले मैं जब नाव में गया तो उस स्थान को, उस स्पेस को, स्पेस मीन्स स्थान, उस प्लेस को मैंने पार किया। पार किया का मतलब उसे लांघा। जैसे छलांग के माध्यम से आप लांघते, उसी तरह से मैंने लांघा। तो ये इस प्रकार से आपका पार का एक अच्छा सा उदाहरण हो सकता है कि मैं 2 नदियों को पार करके आ रहा हूँ। खबर यानी न्यूज़, समाचार, आप तो जानते होंगे। समाचार को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? जो चारों दिशाओं की, अगर जो कहें तो चारों दिशाओं के समन्वय का, जो 4 दिशा है उसके समन्वय का जो हमें खबर सुनने को मिलता है, या जो चारों दिशाओं से चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, या जिस विषय में हमें जानकारी मिलती है, उसे हम समाचार कहते हैं। चारों दिशाओं से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे समाचार कहते हैं। और इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ें तो तर्क प्रस्तुत करना। तर्क प्रस्तुत करना यानी अपने बात को रखना, यानी तथ्यात्मक रूप से अपने बात को रखना, यानी एक सटीक
तथ्य के साथ, जानकारी के साथ, यानी आपके पास जो जानकारी वो स्पष्ट है, यानी शुद्ध रूप में है और वो गलत नहीं है, इस तरह से अपना तर्क प्रस्तुत करना। तर्क प्रस्तुत करना का अर्थ अपने जानकारी को पहले से क्लियर करके और उसको किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, उसे हम बोलते हैं तर्क प्रस्तुत करना। और स्पष्ट प्रस्तुत करना, इसमें एक विशेष बात है कि जब आप तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे स्पष्ट बोलें, स्पष्ट कहें क्या कहना चाहते हैं। वो आपका मंतव्य जो है वो सही रूप में निखरा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आपके लिए एक शब्द है प्रयोग। प्रयोग का मतलब शोध या रिसर्च, इंग्लिश में बोले तो प्रयोग, अधपारा या ओग, प्रयोग। और शोध कैसे लिखेंगे? शलजम वाला शाह ओ धा, शोध, प्रयोग या शोध। यानी वैज्ञानिकों का ये प्रयोग अभी तक अधूरा रह गया, या चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण अभी अधूरा रह गया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल सीरियसली मानिएगा नहीं। जैसे चंद्रयान 1 जो था वो तो लगभग सफल हुआ था, चंद्रयान 2 में हमें सफलता नहीं मिली थी भारतीयों को, लेकिन जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि चंद्रयान 2 का प्रयोग जब वैज्ञानिक कर रहे थे तो उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रयोग यानी उसके ऊपर शोध कर रहे थे, उसके ऊपर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे, या चंद्रयान 2 या 1 को भेजने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रयोग का मतलब होता है कि शोध करना। आगे हम बढ़ते हैं और एक शब्द है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य यानी सेंटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी शब्दों का वह क्रम, शब्दों का वह क्रम जो कोई भाव, स्पष्ट भाव देता है, उसे वाक्य कहते हैं। स्पष्ट भाव देता है और उसमें शब्द जो होते हैं निश्चित आधारशिला में रखे जाते हैं, जो उनका एक विशेष क्रम होता है, जो कि निरर्थक शब्द नहीं होते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा वाक्य निर्माण करना है जो सटीक हो। कैसा हो? सटीक हो, जो एक सुदृढ़ है, सुदृढ़ ज्ञान प्रदान करता हो, या बातचीत की शैली में वो सुलभ लगता हो। जैसे कोई वाक्य हमने बोला कि राम अभी तुम पढ़ाई मत करो, तो राम को मैंने क्या कहा? राम अभी तुम पढ़ाई मत करो। तो ये वाक्य एक सटीक वाक्य बन गया कि मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि राम अभी तुम पढ़ाई मत करो, यानी वाक्य का अर्थ यही हो गया। कई लोग ऐसे शब्दों को सुनकर सोचते हैं यार वाक्य क्या होता है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं जानते हैं। वाक्य यही होता है। और वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में आप तो डिटेल में और पढ़ सकते हैं। लगातार यानी निरंतर, निरंतर को लगातार बोलते हैं। जैसे मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि इस बार मैं कुछ अच्छा कर सकूं, मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि इस बार मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं लगातार प्रयास करूंगा। निरंतर का अर्थ क्या होगा? लगातार। यानी लगातार का अर्थ कई लोग यदि ना समझ पाए कि लगातार का अर्थ यानी बिल्कुल मैं रुकूंगा नहीं, मैं करता ही जाऊंगा, जो मुझे करना है वो मैं करता ही जाऊंगा। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं, यदि मुझे 2 घंटे सुबह और शाम देना है तो मैं 2 घंटे सुबह दूंगा पढ़ाई को और 2 घंटे शाम को। तो ये निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या होता है? लगातार। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ना छोटी रा अनुस्वार तार, निरंतर यानी लगातार। यानी इसका अर्थ क्या हो सकता है? बिना रुके। निरंतर यानी लगातार या बिना रुके, आप अपने शब्दों में से समझ सकते हैं। कार्यभाव, कार्यभाव, कार्यभाव का अर्थ क्या होता है कि उसमें ऐसे कार्यभावों को करने की बहुत अच्छी दिलचस्पी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके मन में ऐसे कार्यभावों को करने की अच्छी दिलचस्पी है, यानी वो ऐसे कार्यों को करने में या ऐसे कार्य के भावों को करने में
अच्छी भूमिका निभाता है, यानी ऐसे कार्यों को करने में उसकी भाव बढ़िया है, उसकी राय अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है। इसका मतलब यही हुआ कार्य भाव। यानी मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में आपकी कार्य भाव को मैं देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, यानी जिस तरह से आपने कार्य किया वो मैं देखकर प्रसन्न हूँ। जैसे आपके लिए कोई किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर दिया और आप कहने लगे कि वास्तव में मित्र मैं आपके कार्य भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने इस तरह से मेरा कार्य किया, इसे कार्य भाव बोलते हैं। तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करते जाइए। छिपे, छिपे होना यानी निहित होना, यानी मैं कह सकता हूँ इस देश में अभी भी कई गुंडे निहित हैं, या इस देश में अभी भी कई आतंकवादी निहित हैं, यानी छिपे हुए हैं, या इस कहानी में एक नवीन या नई, इस कहानी में एक नई आभा अभी भी निहित है, यानी इस कहानी में एक नई किरण अभी भी छिपी हुई है। आभा का मतलब क्या होता है? किरण। तो इस कहानी में अभी भी एक नई किरण या आभा छिपी हुई है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, यदि आप समझने की कोशिश करें तो। प्राप्त करना, यानी प्राप्त करना का अर्थ क्या होता है? पाना। प्राप्त करना का अर्थ यानी प्रधानमंत्री से उसने भारत रत्न प्राप्त किया, या प्रधानमंत्री ने उसे भारत रत्न दिया। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? उसे भारत रत्न दिया। भारत रत्न एक पुरस्कार होता है भारत का, तो आप जानते होंगे भारत रत्न क्या होता है। तो प्राप्त करना यानी उस व्यक्ति ने भारत रत्न यानी प्राप्त किया। प्राप्त किया यानी पाया, किससे? बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री से। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। परिस्थिति, परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति का अर्थ होता है सिचुएशन, कंडीशन, यानी परिस्थिति यानी स्थिति, यानी आप कह सकते हैं काल, समय, अवधि। परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? काल, अवधि, समय, ऐसी स्थिति। यानी इस काल में, यानी इस स्थिति में या इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक उदाहरण है कि इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी मेरी ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है, मेरा इस समय का जो समय है, मेरा जो अभी का व्यक्तिगत का समय है, वो ऐसा समय है कि मैं अभी तुम्हारे लिए या किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोलेंगे? परिस्थिति। पा रा पर छोटी मात्रा, आधा छोटा सा, था पर छोटी मात्रा और ता पर छोटी मात्रा। ये क्या बन गया? परिस्थिति। परिस्थिति यानी पा रा पर छोटी मात्रा, आधा छोटा सा यानी सपेरा वाला सा, था पर छोटी मात्रा, ता पर छोटी मात्रा। परिस्थिति यानी परिस्थिति का अर्थ क्या हो गया? स्थिति, काल, अवधि, समय। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये किसी विशेष समय से इसका अपना संबंध होता है। इसका जो संबंध होता है, ये किसी विशेष समय से इसका संबंध होता है। जैसे कोई खुशी का समय हो गया, यानी किसी प्रसन्नता का समय हो गया, या चाहे कोई बहुत कष्ट साध्य, यानी बहुत कष्ट साध्य का अर्थ होता है कि मतलब बहुत ही बुरा समय है, बहुत दुखी भरा समय है। तो ऐसे संबंधों को जोड़ने के लिए परिस्थिति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संदेश, अगला शब्द है संदेश, यानी मैसेज। मैसेज यानी संदेश या जानकारी। संदेश का अर्थ होता है यानी अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट संदेश यानी अलर्ट, जो बहुत ही समय पर, बहुत ही किसी विशेष समय पर कोई सूचना जारी हो तो उसे संदेश बोलते हैं, इसे संदेश बोलते हैं। और आगे आपके लिए एक अच्छा सा शब्द जो है वो आ रहा है कि सूचना। सूचना का अर्थ वही होता है कि जैसे अभी ये सूचना जारी हुई है कि हमें भारत देश से जाना है, यहाँ अभी ये सूचना जारी हुई है कि यहूदियों को जर्मनी से इंडिया आना है।
अभी ये सूचना जारी हुई है कि यहूदियों को, जो यहूदी लोग हैं, उन्हें जर्मनी से इंडिया आना है। यानी ये सूचना जारी हुई, ये अलर्ट जारी हुआ है। ये बहुत सटीक कथन जारी किया गया है कि ये करना है तो करना है, ये निश्चित तौर पर है। और ये बहुत मतलब प्रभावी तौर पर लागू किया गया है, बहुत निश्चितता के साथ, बहुत ही सोच विचार कर कहा गया है। इसमें कई बातें आ सकती हैं सूचना के, अगर जो संदर्भ की हम बात करें तो सूचना का अर्थ क्या होता है कि बहुत ही ऐसे स्थिति में जो बहुत ही विशेष कंडीशन हो, विशेष समय हो, ऐसे स्थान पर आप सूचना शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा समझने की बात है कि आप कहाँ कहाँ कैसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, और उदाहरण भी मैं बताते जा रहा हूँ। विषय का अर्थ क्या होता है? विषय का अर्थ सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं। विषय को क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपसे इस विषय पर बाद में चर्चा करूँगा, यानी इस बारे में। विषय का अर्थ क्या होता है? इस बारे में, यानी इस विषय में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, यानी इस विषय में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, यानी इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। अगला शब्द है विचार। वहाँ पर छोटी की मात्रा, चा पर आ की मात्रा, र। विचार यानी आइडिया, यानी विचार, यानी तुम्हारे विचार को सुनकर तो वह अत्यंत हर्षित हुआ, या तुम्हारे विचार को सुनकर, यानी तुम्हारी आइडिया को, या तुम्हारे कहूँ तो कथन शैली को सुनकर, या जो तुमने बताया, यानी जो तुमने बात रखी भी हो सकता है ना। यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर जो हम देखें, विचार का मतलब होता है अपनी बात रखी जो, तो वो विचार आपका एक बात के तौर पे हो सकता है। विषय, वहाँ पर छोटे की मात्रा और षटकोण वाला शाह रहेगा, यहाँ पर जो शलजम वाला शाह के बाद आता है। तो यह विषय, ये आपको जानने की बात है कि विषय का अर्थ क्या होता है। विषय का अर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी बारे में। और कल्पना यानी जैसे कहते हैं कि आप ये कल्पना करो कि आप भारत में नहीं हैं। आप ये कल्पना करो कि आप भारत में नहीं हैं, यानी आप सोचो। कल्पना का अर्थ है कि आप उस गहराई में जाओ, आप सोचो, आप एक मन में इमेज बनाओ, ऐसा भाव उत्पन्न करो। मतलब आपको ज़बरदस्ती सोचने के लिए कहा जा रहा है। कल्पना का अर्थ ये होता है, मतलब आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं है, परंतु आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो, यानी कल्पना करो, इमेज बनाओ मन में। तो उसे क्या कहेंगे? कल्पना नहीं, जो पहले से कभी हम अपने मन में या इमेज नहीं बनाए रहते मन में, या मन में नहीं सोचे रहते हम उस बात को, तो उस बात को हमें सोचने के लिए कहा जाता है, उसे हम कल्पना बोलते हैं। यानी अपने मन में कल्पना करो। का धला पा नपराक मात्रा कल्पना, का धला पा नपराक की मात्रा कल्पना, यानी सोचो, उसके बारे में सोचो, ये कल्पना कहलाता है। और उसके बाद सचमुच का अर्थ क्या होता है? सत्य ही। सचमुच यानी सत्य ही यानी सत्य का अर्थ तो ये संस्कृत शब्द है। सचमुच यानी उर्दू शब्द। सचमुच यानी सत्य ही, यानी सही ही। जैसे सही हम बोलते हैं ना, सही, हाँ, ये बात सचमुच अच्छी है। एक उदाहरण के लिए, ये बात सचमुच अच्छी है, यानी सही अच्छी है। इसके कहने का अर्थ क्या है? ये बात सही में अच्छी है। उसके बाद कुछ शब्द हमारे पास और हैं। राय यानी इस विषय में आपकी क्या राय है, यानी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि राय का अर्थ क्या हो गया कि इस विषय में या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। राय का अर्थ क्या होता है कि आप क्या अपना मंतव्य प्रकट करना चाहते हैं, अपनी बात को क्या रखना चाहते हैं, उसे हम राय बोलते हैं। कि अपने विचार को क्या रखना चाहते हैं, उसे हम राय बोलते हैं। यानी राय की पर्यायवाची देखें तो राय, विचार या अपने मंतव्य, इस तरह से आप इस तरह से शब्द इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं अपनी कविताओं में, यदि आप चाहें तो। बहुत अच्छी बात है। विज्ञान कथा यानी किसी विषय में जब हम कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, किसी विषय के बारे में हमने पहले जानकारी एकत्रित की, उस पर चाहे शोध किया, रिसर्च किया, तो और उसके बाद कोई मनगढ़ंत कहानी बना ली। यानी मनगढ़ंत का अर्थ क्या हुआ
कि मन में गढ़कर, मान मन गढ़ंत यानी गाढ़ा, यानी ढ़ा कौन सा लगेगा, पढ़ने वाला ढ़ा। जो पढ़ने वाला ढ़ा होता है आपने अक्सर सुना होगा, जो पढ़ने में जैसे राम तुम पढ़ो, तो पढ़ो में आप ढ़ा का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से जब विज्ञान यानी किसी विषय के बारे में हमने शोध किया, जानकारी प्राप्त किया, ज्ञान लिया, उसके बाद कोई मन गढ़ंत कथा बना लिया यानी कहानी बना ली, मन में गढ़कर, गाढ़ा अधना तक मन गढ़ंत यानी मान मन और स्पेस गढ़ंत, गाढ़ा अधना तक गढ़ंत यानी मन गढ़ंत कोई कहानी बना ली, तो उसे क्या बोलेंगे, विज्ञान कथा का पूरा अर्थ क्या हो गया, विज्ञान कथा का अर्थ हो गया कि जब किसी विषय में हम कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसके अनुसार कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, उसे विज्ञान कथा कहते हैं। आधार, आधार यानी वो स्तंभ, आधार का अर्थ क्या होता है, स्तंभ, यानी जिस पर पूरा, जैसे इस आधार पर ये बिल्डिंग टिकी हुई है, यानी इस बेस पर ये बिल्डिंग टिकी हुई है, या इस स्तंभ पर ये बिल्डिंग टिकी हुई है, यानी उसका जो स्तंभ बनाया गया है, यानी निचली सतह जो बनाई गई है पहले बिल्डिंग की, या उसका जो नींव बनाया गया है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आधार। बिल्डिंग की आधार क्या होगी, बिल्डिंग की आधार क्या होगी, जो आपकी जो नींव पड़ी है, नींव जब बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, तो बिल्डिंग को जब बनाया जा रहा तो उसकी नींव बहुत मजबूत बनाई गई, उसे आधार बोलते हैं। उसके बाद कुछ शब्द, घिरना, घिरना क्या होता है, घिरना यानी अभिमन्यु शत्रुओं के बीच घिर गया, यानी उसके बीच में पड़ गया, ऐसा पड़ा कि उसे चारों तरफ से यानी या किसी भी प्रकार से उसे अब उस घिरे हुए भीड़ में से निकाल पाना संभव नहीं है, यानी इतने लोगों से वो घिर गया है कि उसे निकाल पाना वहाँ से संभव नहीं है, इसे हम घिरना बोलते हैं कि अभिमन्यु घिर गया, यानी घिर गया, घा पर छोटी मात्रा रा, घिर। ये शब्द सही से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए आप सब, ताकि अच्छे से कर पाएँ और शब्दों को समझ पाएँ। संदर्भ, संदर्भ अगला शब्द है, संदर्भ यानी संदर्भ का अर्थ क्या होता है कि आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे, यानी आप इस विषय, अब देखिए वही मैं कह रहा था कि संदर्भ का अर्थ क्या होता है, विषय, विषय भी आप यहाँ ले सकते हैं, या इस बारे में, संदर्भ का अर्थ यही होता है। सा अनुस्वर अधदा नहीं लगाएंगे, सा अनुस्वर डा अधरा भ संदर्भ, सा अनुस्वर डा अधरा भ संदर्भ, या सा आधा ना भी लगा सकते हैं आप, तो संदर्भ हो जाएगा, यानी इस विषय में, इस बारे में। और संदर्भ आप लिखते भी हैं अपनी कविताओं की, कहानियों की, उसमें क्या रहता है, उसमें भी मैं बता देता हूँ कि संदर्भ में जैसे ये रहता है कि इस कविता के बारे में आप जो मुख्य बातें हैं उसे बताइए और इसके कवि कौन हैं वो बताइए, तो इस तरह से संदर्भ होता है। और संदर्भ में मुख्यतः जो मुख्य कथन होता है कवि के द्वारा कविता में वो दर्शाया जाता है। तो आप इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें एक एक शब्द को, और यदि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि त्रुटियों को आप सब बताएं, केवल त्रुटियों को मैं चाहता हूँ, क्योंकि त्रुटियों से मैं स्वयं के लिए भी सुधार कर सकता हूँ और आपके लिए भी कुछ नया हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। Recorder. 29 minute. Mark. Pause recording.